फाके का आज तीसरा दिन था। पेट में शदीद ऐंठन हो रही थी और कमजोरी की वजह से टांगें कपकपाने लगी थीं। मैं एक बार फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और जग उठाकर पानी पीने लगी, लेकिन चंद घूंट से ज्यादा नहीं पी सकी। पेट में दर्द होने लगा। वक्त गुजरता रहा और मेरे पेट में तकलीफ बढ़ती रही। मैंने कभी खाने का एक वक्त का फाका भी नहीं किया था। माँ मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक वक्त पर खाना खाने के अलावा भी मैं कुछ न कुछ खाती ही रहती। और आज तीसरे दिन की दोपहर हो रही थी। मुझे लगता था शायद ये लोग मुझे भूखा रख कर मार देंगे। दोपहर ढल रही थी। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मैंने अपनी जगह से उठना चाहा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। कमजोरी इतनी हो गई थी कि खड़े होने की सकत भी नहीं रही थी। खाली पेट बार बार पानी पीने से पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और उस वक्त मैंने पानी का एक घूंट भरने के लिए जग उठाना चाहा तो वो मेरे हाथ से छूट गया और सारा पानी कालीन पर बह गया। मैं अपने आप को घसीटती हुई दरवाजे के करीब हो गई। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि हाथ को हरकत देकर दरवाजा खटखटा सकूं। मैं नीम मुर्दा सी दरवाजे से चंद फुट दूर फर्श पर पड़ी रही और फिर राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज दरवाजे के सामने रुक गई। 1 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर देखा। खुर्रम और रस्की के साथ खानम भी थी। उसके गले पर कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके होंठों पर उस वक्त भी पहले की तरह शैतानी मुस्कुराहट थी। मेरा खून खौलने लगा, लेकिन जाहिर है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। खानम ने दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब तुम्हारे होश ठिकाने आ चुके होंगे। वो मुझसे दूर ही रही। शायद उसे ये खदशा हो कि मैं उस पर झपट पड़ूंगी। आवाज मेरे हलक में फंस कर रह गई। मेरी माँ कहाँ है? खानम ने कहा, भूल जाओ उसे। कुत्ते और भेड़िए उसे खा चुके होंगे। खेतों में कहीं उसकी हड्डियां पड़ी हुई होंगी। कभी मौका मिला तो देख लेना। मेरे होंठों से सिसकियां निकलने लगीं। वो कितनी बेदर्दी से मेरी माँ की मौत का जिक्र कर रही थी। सफाकी थी उसके लहजे में। मैंने रुक रुक कर कहा, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों इतना जुल्म किया तुमने उस पर? खानम ने कहा, उसने खुर्रम के साथ बदतमीजी की थी जिसकी उसे सजा मिली। तुमने मेरा गला घोंटने की कोशिश की। मुझे अब तक तकलीफ हो रही है। तुम्हारी जगह कोई और होती तो उसकी लाश भी कुत्ते खा चुके होते, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा रखा क्योंकि तुम ऐसी चीज नहीं हो कि जिसे जाया कर दिया जाए। तुम्हारे लिए तो मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, ये जानने के बाद भी कि तुम 2 आदमियों को कत्ल कर चुकी हो। पासदारान और रजा मुराद के आदमी तुम माँ बेटी को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अपने घर में छुपाए रखा। अगर तुम माँ बेटी को मेरे घर से बरामद कर लिया जाता तो तुम्हारे साथ तो जो होता सो होता। मुझे भी फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता। मैंने तमाम खतरात मोल लिए सिर्फ तुम्हारी खातिर। उस रात तुम्हें सड़क पर देखते ही मैंने एक फैसला कर लिया था, इसलिए तुम लोगों को अपने घर ले आई थी। अगर तुमने इस मुल्क के सबसे बड़े इनकलाबी लीडर को भी कत्ल कर दिया होता तो मैं तुमसे दस्तबरदार न होती। मैंने कहा, क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों कर रही हो तुम? खानम मुस्कुराई, बोली, ये जुल्म नहीं है। तुम्हें थोड़ा सबक देने के लिए और तुम्हें राह रास्त पर रखने के लिए हल्की सी सजा दी गई है। इसके बाद अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो इससे भी कड़ी सजा दूंगी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सोहराब को इशारा किया। सोहराब अंदर आ गया। उसके हाथ में शीशे का गिलास था जिसमें मशरूब भरा हुआ था। करीब बैठकर उसने गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। 1-2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उससे ले लिया और एक ही सांस में सारा मशरूब पी गई। मशरूब मीठा और खुश जायका था। मुझे अपने अंदर तवानाई का एहसास होने लगा। पेट की ऐंठन खत्म हो गई। खानम ने खुर्रम को इशारा किया। उसने झुककर मुझे उठाना चाहा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं खुद ही उठकर खड़ी हो गई, लेकिन टांगों में इतनी नक्काहत थी कि मेरे जिस्म का बोझ न सहार सकी और मैं लड़खड़ा गई। खुर्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया, लेकिन मैंने एक बार फिर उसे धक्का दे दिया। खानम आगे आ गई। उसने मुझे सहारा दिया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया। मेरा दिल तो चाहा कि उसका गला दबोच लूं, लेकिन न हाथों में इतनी सकत थी और न हौसला रहा था। वो मुझे नीचे ले आई। खानम मुझे बाथरूम में ले आई और फिर मुझे उस कमरे में ले आई जहां मेज पर खाना लगा हुआ था। खानम ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और मुझे एक और कमरे में ले गई। ये भी शानदार बेडरूम था। खाना खाने से अगरचे मेरे अंदर कुछ तवानाई आ गई थी, लेकिन मैं निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। खानम भी मेरे करीब बैठ गई और मुझे समझाने लगी कि जिंदगी गुजारने के लिए वक्त और हालात से समझौता करना पड़ता है। मेरा ख्याल था कि खानम वापस चली जाएगी, लेकिन वो वहीं रही। पेट भर जाने के बाद मुझ पर खुमार सतारी हुआ। पिछले 3 दिन बड़ी अजियत में गुजरे थे। जरा आराम मिलते ही मैं सो गई। मुझे खानम ने ही जगाया था। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। खानम मुझे बाथरूम में ले गई। ये बाथरूम भी बड़ा शानदार था। टब में पानी भरा हुआ था जिससे भीनी भीनी सी महक उठ रही थी। नहाने के बाद एक बड़ा तौलिया जिस्म पर लपेट कर मैं बाहर निकल आई। खानम कमरे में मौजूद थी।
बेड पर एक खूबसूरत लिबास पड़ा हुआ था। खानम की मौजूदगी में जिस्म पर से तौलिया हटाते हुए झिझक रही थी, लेकिन खानम बाहर जाने को तैयार नहीं थी। मुझे उसकी मौजूदगी में ही लिबास पहनना पड़ा। खानम ने मेरे करीब आकर लिबास दुरुस्त किया, फिर मेरे बाल संवारने लगी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर हल्का सा मेकअप भी कर दिया। मुझे हैरत थी कि खानम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी। फिर अचानक ही ख्याल आया कि शायद वो मुझे अपने साथ वापस ले जाना चाहती थी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मबहूत हो गई। मैं बिल्कुल शहजादी लग रही थी। रात का खाना भी खानम ने मुझे अपने हाथ से खिलाया और फिर उस कमरे में ले आई जहां मैंने लिबास तब्दील किया था। खानम ने कहा, अगर तुम शराफत का सबूत दोगी तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं भी आज रात यहीं रहूंगी, सुबह तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगी। अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मेरे पास ऐश करोगी तुम। वो भी बात कर ही रही थी कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। बोली, मैंने यहाँ कुछ मेहमानों को बुलाया था, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। वो कमरे से निकल गई और दरवाजा बंद हो गया। मैंने उठकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। बाहर से कुंडा लगा हुआ था। खानम को शायद मुझ पर एतमाद नहीं था। मैं बेड पर लेट गई और कुछ ही देर के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। आहट सुनकर मेरी आंख खुली तो नजरें सबसे पहले सामने वाली दीवार पर घड़ी की तरफ उठी। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, हैंडल घुमा और फिर दरवाजा खुल गया। खानम 2 आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उन दोनों आदमियों को देखकर मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो दोनों शराब के नशे में धुत थे। उनमें से एक की उम्र 40 के लगभग रही होगी, दराज कामत, सेहतमंद जिस्म और चेहरे पर खशखशी दाढ़ी। दूसरा 45 से कुछ ऊपर रहा होगा। वो क्लीन शेव था, दरमियाना कद और जिस्म भारी भरकम। खानम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे मेहमान हैं हुरैरी, तुम इनके साथ जरा गपशप करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खानम ने बाहर जाते हुए दरवाजा भेड़ दिया। मेरा ख्याल था कि वो दोनों कमरे में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो पलंग के करीब आए तो मैं वहशतज़दा सी होकर सिमट गई। दाढ़ी वाला पलंग पर आ गया, मेरी तरफ झुका तो बू का एक भपका मेरे नथनों से टकराया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं चीख उठी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा आदमी भी पलंग पर आ गया और वो भी दस्तदराजी करने लगा। मैं मजाहमत करते हुए चीख रही थी। एक मौके पर मैंने उन्हें धक्का देकर पीछे गिरा दिया और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। खानम ने इसलिए मुझे सजाया संवारा था। ये मेहमान उसके गाहक थे, उसने मेरा सौदा किया था और ये दोनों शराबी अपनी कीमत वसूल कर रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो दोनों मुझे पकड़कर दोबारा पलंग पर ले आए। मैं मजाहमत करती रही और फिर वो मुझे अधमुआ छोड़कर चले गए। मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया, बहुत ही भयानक और खौफनाक। अब मैंने मजाहमत छोड़ दी, उसका कोई फायदा भी नहीं था। मैंने यहाँ से भागने का ख्याल भी जहन से निकाल दिया। भाग कर कहाँ जाती? मेरा इस दुनिया में कौन था? मेरी अजीज तरीन हस्ती मेरी माँ थी, जो मुझे जमाने के गर्म सर्द से बचाती रही थी। मेरी खातिर उसने भी जान दे दी थी। इन खूनी भेड़ियों ने उसे भी चीर फाड़ डाला और लाश पता नहीं कहाँ फेंकी। माँ की बातें अब मुझे याद आ रही थी। वो ठीक कहा करती थी कि बगैर किसी गरज और लालच के कोई किसी की मदद नहीं करता। विलादत खानम ने उस रात हमारी मदद की थी, हमें पनाह दी थी और अब वो मेरे जिस्म से उसकी कीमत वसूल कर रही थी। मैंने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन खानम से नफरत मेरे दिल से नहीं निकली और मैंने तय कर रखा था कि मौका मिलते ही खानम से अपनी बर्बादी का इंतकाम जरूर लूंगी। मैं तकरीबन 6 महीने उस फार्म हाउस में रही। इस दौरान अगरचे मुझ पर कम जुल्म हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि खानम अपनी बिसात पर मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इन 6 महीनों के दौरान खानम तो हर दूसरे तीसरे दिन जहां का चक्कर लगाती रहती। अलबत्ता उसके मेहमान महीने में 1 बार ही आते। वो एक रात यहाँ रहते और सुबह होते ही चले जाते। इस अरसे में मैंने खानम के बारे में भी बहुत कुछ मालूम कर लिया था और ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि खानम मनशियात स्मगल करने वाले एक गिरोह की सरगना थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। ईरान जैसे मुल्क में मनशियात का बिजनेस, मनशियात के कारोबार से ताल्लुक रखने वालों को तो पूछे बगैर गोली से उड़ा दिया जाता था। खानम के बारे में हर बात मेरे लिए सनसनीखेज इंकिशाफात का दर्जा रखती थी। वो बेहाई फिरके से ताल्लुक रखती थी, लेकिन बहुत ठाठ बाट से जिंदगी गुजार रही थी, जबकि इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले दूसरे लोग अताब का शिकार थे और अपने आप को बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। और फिर मनशियात की स्मगलिंग। उसके मेहमानों में गैर मुल्की भी शामिल होते थे। गैर मुल्की उन दिनों ईरान का रुख करने से कतराते थे, लेकिन खानम के मेहमान बड़ी आजादी से यहाँ आते थे। खानम का ये गिरोह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था। इसमें निहायत आला सतह के कुछ सरकारी अफसरान भी शरीक थे। हो सकता है इस बिजनेस में खानम को अपने बहनोई नूर सादिक का आशीर्वाद भी हासिल हो। मेरी इन मालूमात का जरिया खुर्रम था।
वही खुर्रम जिसने मेरी माँ को मारा पीटा और फिर उसे गायब कर दिया। मुझे शुबा नहीं बल्कि यकीन था कि मेरी माँ के कत्ल में भी उसी का हाथ था, क्योंकि माँ को मार डालने की धमकियां देता हुआ वही उसे घसीट कर ले गया था। अपनी बर्बादी के बाद मैंने अपने आप को इस तरह बदल लिया कि वही खूंखार खुर्रम अब मेरा गर्विदा हो गया। वो अब भी मेरे हुस्न से फैज़याब होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया। ताहम मेरे इशारे पर वो पालतू कुत्ते की तरह मेरे पैर चाटने लगता। मैं खुर्रम से भी अपनी माँ की तौहीन और कत्ल का बदला लेना चाहती थी और इसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। 6 महीने फार्म हाउस पर रखने के बाद खानम मुझे अपनी शहर वाली कोठी में ले आई। यहाँ मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। अलबत्ता खानम ने यह हिदायत कर दी थी कि जब मैं बाहर निकलूं तो हिजाब करूं। ईरान में खवातीन पर पर्दे की पाबंदी तो पहले ही थी। हिजाब के बगैर कोई औरत घर से बाहर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हिजाब दरअसल स्कार्फ था जो सर पर डालकर इस तरह लपेटा जाता कि चेहरे का बेशतर हिस्सा भी छुप जाता। अक्सर खवातीन तो आंखों के सिवा पूरा चेहरा ही ढांप लेती। मैं भी बाहर निकलती तो मेरी सिर्फ आंखें बरहना होती, बाकी पूरा चेहरा हिजाब में होता। इस तरह मैं आजादी से शहर में घूमने फिरने लगी। मेरे लिए बेहतरीन कारें मौजूद थीं। मैं कोई भी कार ले जा सकती थी। शुरू में तो मैं ड्राइवर की मोहताज होती, लेकिन फिर मैंने खुद ड्राइविंग सीख ली और जब दिल चाहता कोई गाड़ी लेकर किसी भी तरफ निकल जाती। आबादान ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, ताहम इस शहर को कदीम और जदीद तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज कहा जा सकता है। एक तरफ कदीम तारीखी इमारतें अपने माजी की अजमत की दास्तानें दोहराती नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ जदीद और खूबसूरत कई मंजिला इमारतें लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती हैं। एक रोज तेज रफ्तारी से एक मोड़ घूमते हुए मेरी कार दूसरी तरफ से आने वाली एक कार से टकरा गई। मेरी बदकिस्मती कि वो कार एक सरकारी ओहदेदार चला रहा था और मजीद सितम ये हुआ कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मुझे फौरन ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन पर भी पासदारान का कब्जा था। पुलिस वाले तो उनके हुक्म के गुलाम बनकर रह गए थे। पुलिस स्टेशन पर मुझे उन्होंने घेर रखा था और जिस ओहदेदार से मेरी गाड़ी टकराई थी उसने तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रखा था। हालांकि उसकी गाड़ी का सिर्फ एक हेडलैम्प टूटा था। ज्यादा नुकसान मेरी गाड़ी का हुआ था। मैं उसकी गाड़ी का नुकसान पूरा करने को तैयार भी थी, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकियां देता रहा। मैं बुरी तरह सहमी हुई थी। मुझे ये खौफ भी था कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं पहले ही 2 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में पुलिस को मतलूब हूँ, तो फिर शायद वाकई मुझे बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े। इसलिए मैं चाहती थी कि किसी को शुबा होने से पहले यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन मुझे ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मुझे टेलीफोन करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही थी। 2 घंटे गुजर गए और फिर खुर्रम को पुलिस स्टेशन के गेट में दाखिल होते देखकर मुझे कुछ हौसला मिला। खुर्रम जिस अंदाज से पासदारान के इंचार्ज से बात कर रहा था, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उसके हाथ भी खासे लंबे थे। उसकी बातों से मरूब होकर पासदारान मुझे छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन गाड़ी का मालिक मुझे बदस्तूर धमकियां देता रहा। सिर्फ मुझे ही नहीं, अब तो वो अफसरों को भी धमकियां दे रहा था। खुर्रम ने ऑफिसर के कान में कोई सरगोशी की। ऑफिसर फौरन ही उस ओहदेदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, क्या मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात देख सकता हूँ? ओहदेदार गड़बड़ा गया। उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही गाड़ी के कागजात। वो बोला, मेरा दामाद तेहरान में एक बहुत आला सरकारी ऑफिसर है। ये गाड़ी उसकी है और कागजात भी उसके पास है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, तुम लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। ऑफिसर ने रिसीवर उसके हाथ से लेकर क्रेडल पर रख दिया और ओहदेदार की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला, मेरा मशवरा है कि आप अपने दावे से दस्तबरदार होकर यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना हो सकता है आपके खिलाफ केस बन जाए। ओहदेदार चटपटाया तो बहुत, लेकिन बात उसकी समझ में आ गई। उसकी धमकियों का सिलसिला रुक गया। वो मेरे खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस लेने को भी तैयार हो गया। ताहम उसने हर जाने का मुतालबा कर दिया, जिसकी मैंने शुरू में पेशकश की थी, लेकिन अब खुर्रम ने हर जाना अदा करने से भी इनकार कर दिया और बिलाखिर वो पैर पटकता हुआ चला गया। मैं खुर्रम के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद थी। उसका न सिर्फ एक हेडलैम्प टूट गया था, बल्कि विंड स्क्रीन पर भी मकड़ी का जाला सा बन गया था। खुर्रम ने वो गाड़ी वहीं छोड़ी और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। एक वर्कशॉप के सामने उसने गाड़ी रोक ली। मैकेनिक को बुलाकर उसे गाड़ी के बारे में बताया, चाबी उसके हवाले की और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस वक्त शाम का झुटपुटा हो रहा था। मौसम बड़ा खुशगवार था। खुर्रम ने कोठी की तरफ जाने की बजाय कार को खुमैनी पार्क की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में खुर्रम बता रहा था कि उनके किसी जानने वाले ने खानम की कार पहचान कर हादसे की इत्तला दी। खानम उस वक्त कोठी पर नहीं थी। इत्तला मिलते ही वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि अगर वो वक्त पर ना आता तो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। बहुत खूबसूरत पार्क था और उस वक्त बड़ी रौनक थी। अगरचे खवातीन भी मौजूद थी, लेकिन हर एक ने चादर लपेट रखी थी और हिजाब पहने हुए थी।
यहाँ तक कि 10-11 बरस की बच्चियां भी हिजाब पहने हुए थीं। ताहम ज्यादा तादाद मर्दों और बच्चों की थी। हम कुंज में पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खुर्रम आइसक्रीम ले आया। कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर खुर्रम ने वो मौजू छेड़ दिया जिस पर मैं बात करना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी। चंद रोज पहले खानम ने मेहमानों की मौजूदगी में खुर्रम को न सिर्फ डांट दिया था, बल्कि उसके मुंह पर थप्पड़ भी रसीद किया था। खुर्रम ऐसा आदमी नहीं था कि इस बात को भूल जाता। उसके सीने में इंतकाम का लावा पकता रहा और बिलाखिर आज मेरे सामने उसने गुबार निकाल दिया। खुर्रम ने खानम के बारे में एक और दिलचस्प कहानी सुनाई। कई साल पहले वो इस्फहान में रजा मुराद की दाश्ता थी। रजा मुराद चोरी छुपे तारीखी मकामात पर खुदाई करके कदीम नवादिरात बरामद करता और उन्हें गैर मुल्की एजेंटों के हाथ फरोख्त करता। उसके गिरोह के आदमी पूरे मुल्क में फैले हुए थे जो उसे मुफीद मालूमात फराहम करते रहते थे। आसार कदीमा के कई अहलकार भी उसके एजेंटों की हैसियत से काम कर रहे थे। वो भी उसे नवादिरात के बारे में मालूमात फराहम करते रहते। रजा मुराद अरबों डॉलर मालियत के कदीम तारीखी नवादिरात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त कर चुका था। उसके गाहकों में कई ममालिक के अजायब घर भी थे और नवादिरात जमा करने वाले वो दौलतमंद लोग भी थे जिन्होंने अपने जाती म्यूजियम बना रखे थे। एक मौके पर खानम ने कुछ कीमती नवादिरात गायब कर दिए। उनकी मालियत करोड़ों रियाल थी। रजा मुराद को पता चल गया। खानम इस्फहान से भागकर तेहरान पहुंच गई, जहां उसका इनकलाबी लीडर बहनोई मौजूद था। नूर सादिक रजा मुराद के बारे में अच्छी तरह जानता था। नूर सादिक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने खानम को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसे जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। विलादत खानम कुछ अरसे के बाद अबादान आ गई, जहां उसके बाप की ज़रई अराजी है जो बाप की मौत के बाद ठेके पर दे दी गई थी। खानम ने ठेका मंसूख करके जमीनें अपने कब्जे में ली और उनकी देखभाल के लिए आदमी रख लिए। यहाँ भी खानम को अपने इनकलाबी लीडर बहनोई का आशीर्वाद हासिल था। उसकी वजह से खानम को यहाँ पासदारान और बाज दूसरे रहनुमाओं की हिमायत हासिल हो गई। खानम उन्हें वक्तन फवक्तन नजराने पेश करती रहती है और इसलिए वो यहाँ ऐश की जिंदगी गुजार रही है। 3 साल पहले खानम की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जो मनशियात के बिजनेस में मुलव्विस था। दरअसल उस शख्स ने खुद ही खानम से राब्ता किया था। उसने लालच देकर खानम को अपने बिजनेस में शरीक कर लिया। ये बहुत सूदमंद बिजनेस था। खानम को अब उस शख्स की पार्टनरशिप खलने लगी। उससे निजात हासिल करने के लिए खानम ने एक और चक्कर चलाया, उसके खिलाफ मुखबरी कर दी। कमेटी ने उस शख्स के मकान पर छापा मारा तो बड़ी मिकदार में हेरोइन और शराब की बोतलें बरामद हुई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस शख्स के मुकदमे का फैसला हो गया और उसे फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया गया। उस शरीफ आदमी ने अपनी जान दे दी, लेकिन खानम और उसके गिरोह की किसी और आदमी का नाम नहीं बताया। उस शख्स के बाद उस गिरोह की क़यादत खानम ने संभाल ली। यहाँ बहुत से आला अफसरान खानम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका बहनोई बहुत ऊंची शय है। लेकिन मैं जानता हूँ कि खानम के खिलाफ जब कोई बात होगी तो वो भी बहुत ऊपर की सतह पर होगी और तेहरान में उसका बहनोई भी अपने आप को नहीं बचा सकेगा। खानम जिस रात हमें अपने घर लेकर आई थी, उससे अगले ही रोज उसे हमारे बारे में पता चल गया था कि हम कौन हैं। अखबारात में छपने वाली खजाने की कहानी ने उसे सारी बात समझा दी। उन दोनों आदमियों की लाशों की तस्वीरें अखबार में छपी थीं और खानम ने पहचान लिया था कि वो रजा मुराद के आदमी थे। खानम को शहजादी की उस मूर्ति के बारे में मालूम था जो उसका एक आदमी चुरा कर भाग गया था और बाद में उसके आदमियों के हाथों मारा गया था। उसकी बीवी और बेटी मूर्ति लेकर गायब हो गई थी और रजा मुराद के आदमी उनकी तलाश में थे। अखबार में रजा मुराद के आदमियों की लाशों की तस्वीरें और किसी खुफिया खजाने के बारे में पढ़कर खानम समझ गई कि वो खजाना क्या हो सकता है। और जब खुर्रम ने बताया कि वो मूर्ति खानम के कब्जे में है तो मैं उछल पड़ी। उसने कहा वो मूर्ति उस रोज चुराई गई थी जब तुम्हें और तुम्हारी माँ को फार्म हाउस भेजा जाने वाला था। मुझे तुम्हारी माँ की मौत का अफसोस भी है और मैं सच कहता हूँ कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। फार्म हाउस में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ मैंने जो ज्यादती की थी वो दरअसल तुम्हें डराने धमकाने के लिए थी। तुम्हारी माँ को तो उस रात शहर भेज दिया गया था जहाँ उसे एक ट्रक के नीचे कुचलकर हादसे का रंग दिया गया। जो कुछ भी हुआ खानम के कहने पर हुआ। खानम वो औरत है जिससे वफा की तवक्को नहीं की जा सकती। पहले उसने रजा मुराद को धोखा दिया, फिर मनशियात के बिजनेस में अपने शरीके कार को फंसा कर मरवा दिया और चंद रोज पहले तुमने मेरे साथ भी उसका सुलूक देख लिया। मेरा सीना तो उस वक्त से इंतकाम की आग से सुलग रहा है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूछा मुझसे क्या चाहते हो। उसने खानम के बारे में जो नई कहानी सुनाई थी हो सकता है वही दुरुस्त हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में उसने जो कुछ कहा था मैं उसे मानने को तैयार नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी माँ को उसने फार्म हाउस में कत्ल कर दिया था और लाश कहीं दबा दी थी और अब मेरी हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये इल्जाम खानम के सर थोप रहा था। खुर्रम ने कहा तुम भी खानम के जुल्म का शिकार हो।
तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार भी वही है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर उससे इंतकाम ले सकती हो। मैंने पूछा, वो किस तरह? खुर्रम ने कहा, मैंने तुम पर एतमाद करते हुए सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इंतकाम की आग में जल रही हो और हमारे लिए उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बेहतरीन मौका आने वाला है। मैंने पूछा, वो क्या? खुर्रम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बताने लगा कि खानम से किस तरह इंतकाम लिया जा सकता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये सोच लो कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो हमें कुत्ते की मौत मार देगी। खुर्रम ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने बहुत सोच समझकर मंसूबा बनाया है। हम काफी देर तक इस मंसूबे पर बहस करते रहे। हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। मैंने एक मर्तबा आसपास देखा तो पार्क तकरीबन खाली हो चुका था। उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। खुर्रम उठते हुए बोला, आओ अब चलें, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि खानम को हमारे ताल्लुकात पर शुबा न होने पाए। वो बड़ी घाघ औरत है, अगर उसे जरा सा भी शुबा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जवाब देने के बजाय सर हिला दिया और हम पार्क से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। खानम उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। खुर्रम अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं अपने कमरे में चली गई।